नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, सह आचार्य शिशु रोग विशेषज्ञ, निम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का संक्रमण और बच्चों पर इसके होने वाले प्रभाव। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और 200 से अधिक देशों में इस महामारी का प्रकोप फैल चुका है। और इस रिकॉर्डिंग को किए जाने तक विश्व में 46 लाख लोग और भारत में 87,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 2% बच्चों में इस महामारी का संक्रमण पाया गया है। तो जाहिर है, ऐसे मुश्किल वक्त में अभिभावक बच्चों का डॉक्टर होने के नाते सलाह और मदद के लिए एक उम्मीद भरी नज़रों से हमारी ओर निहारते हैं और उनके कुछ सवाल जो कि मुझसे पूछे गए हैं, एक आपके भी मन में आ सकते हैं, जिसका इस वीडियो में मैं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश पूर्णतः करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। तो आइए दोस्तों, उन सवालों पर चलते हैं जो सामान्यतः माता पिता द्वारा मुझसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, बहुत ही सामान्य सवाल, क्या मेरे बच्चे को कोरोना वायरस से संक्रमण हो सकता है? सामान्य सा सवाल है, हर किसी के मन में आ सकता है, मेरा बच्चा है उसको क्या कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये एक खुशी की बात है कि उस पैमाने पर बच्चों में ये कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है जितना कि बड़े या बुजुर्ग में होता है या फिर गर्भवती महिलाओं में होता है। चाइनीज स्टडी फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 20 फरवरी तक करीब 72,314 कोविड-19 पीड़ितों का डाटा इकट्ठा किया था और उनमें से मात्र 2% बच्चे 19 साल से कम उम्र के थे। तो दोस्तों, ये स्टडी पब्लिश हुई थी, उस समय तक लगभग 2% से कम बच्चे इस बीमारी के संक्रमण में पाए गए थे। और इसी तरह से अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें 508 कोरोना पीड़ित लोगों का डाटा लिया गया था और उसमें एक स्टडी की थी जिसमें एक बच्चे की मौत कोरोना संक्रमण से हुई थी। तो कोरोना आमतौर से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, क्योंकि वयस्क लोगों का ही बाहर आना जाना या घूमना फिरना या लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा होता है, लिहाजा इस वायरस का शिकार वही लोग ज़्यादा होते हैं। अब लगभग सभी लोग लॉकडाउन के चलते अपने घरों में हैं और बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वायरस ने बच्चों को अभी तक अपना शिकार बमुश्किल ही बनाया है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से देशों में अभी तक उन्हीं लोगों का टेस्ट किया जा रहा है जिसमें कि कोरोना के लक्षण नज़र आ रहे हैं और इनमें बच्चों की संख्या बहुत कम या फिर ना के बराबर है। तो हो सकता है बच्चों में भी ये संक्रमण हो, लेकिन अभी तक उनके लक्षण क्योंकि नज़र नहीं आ रहे हैं तो उनका पॉजिटिव आना या पॉजिटिव रिपोर्ट बमुश्किल ही मिल रहा है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आया कि अभी मेरा एक बच्चा 1 माह का है और मेरा दूध पीता है। एक माँ ने सवाल किया है कि मेरा बच्चा 1 माह का है, मेरा दूध पीता है, तो मेरा दूध पीने से क्या बच्चे को संक्रमण हो सकता है? तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि अभी तक जारी रिपोर्ट्स में यह प्रमाणित नहीं है कि नवजात शिशुओं में कोरोना माँ के दूध से फैलता है या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही से या किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना का संक्रमण हो सकता है। और सिर्फ 2 घंटे के बाद जन्मे बच्चे को भी कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है और यदि माँ भी संक्रमित है तो उसके संपर्क में आने से बच्चे को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बेवजह आप अपने घर बैठे माँ का जो अमूल्य दूध है उसको बच्चे को पिलाना बंद कर दें। आप जब तक कोरोना के संक्रमण से प्रभावित नहीं हैं, अपने बच्चे का दूध पिलाना बिल्कुल बंद ना करें, मेरी आपको यही सलाह रहेगी। तीसरा सवाल आया है, बच्चों में कोरोना वायरस के क्या लक्षण दिखाई देते हैं? एक सामान्य सा सवाल है, बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि मेरे बच्चे को क्या संक्रमण है, कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कोरोना वायरस से संक्रमण हो चुका है या नहीं हो चुका है।
तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो सभी ये इशारा करती हैं कि वयस्कों की तुलना में बच्चों में इस वायरस का असर काफ़ी कम देखा गया है और उनमें वायरस के लक्षण भी कम ही नज़र आते हैं। जैसे कि उन्हें बुखार होगा, सूखी खांसी होगी, गले में जलन होगी, नाक बहने लग जाएगी, बदन दर्द होगा और अन्य शिकायतें उसको मिलेगी। कुछ बच्चों में दस्त वगैरह भी देखने को मिला है, जबकि 1/3 से भी कम बच्चों में निमोनिया या सांस लेने की या बार बार बुखार आने की शिकायत होती है और बहुत ही कम बच्चों में सांस लेने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर में बच्चे जाने की शिकायतें मिलती है। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 बच्चों के ऊपरी हिस्से जो कि नाक, मुंह, गले तक ही सीमित है और उसमें खांसी या नज़ले की मामूली शिकायतें पाई जाती है और लोअर हिस्से में इसका संक्रमण सामान्यतः कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि बच्चों में कोरोना के लक्षण कम नज़र आते हैं। तो आपको इस तरह के अगर कोई लक्षण दिखाई दें तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7976406843 पर संपर्क कर सकते हैं। एक सवाल निकल के आया, क्या बच्चे बिना किसी बीमारी के या हल्के लक्षणों के साथ कोरोना को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बन सकते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने पर ही फैलता है और ऐसे में अगर कोई बच्चा संक्रमित है तो निश्चित है कि वो भी किसी सेहतमंद शख्स को जरूर ये इन्फेक्शन को फैला सकता है। यदि बच्चा खुले में खांसता है, खुले में छींकता है, तो जाहिर है कि मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंद हैं, उनके ज़रिए उस वायरस चारों तरफ हवा में फैल जाएगा और दूसरे सेहतमंद लोगों तक भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार उस बच्चे के परिवार के लोग ही होंगे। यही वजह है कि स्कूल बंद करने पड़े और कोरोना से बच्चों को शायद उतना नुकसान नहीं हो पहुंचता है जितना बड़ों को हो रहा है, लेकिन बच्चे दूसरों को कहीं ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसी वजह से ख़ास तौर से आपके घर में यदि कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो इस तरह से किसी बच्चे को यदि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो उनको उनसे थोड़ा सा दूर रखें। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई भी तरह के वायरस हैं जो कि बच्चों में कम नुकसान पहुंचाते हैं और वयस्कों में बच्चों से ज़्यादा नुकसान ये वायरस पहुंचाते हैं। बच्चों में चूँकि लक्षण साफ तौर पर नज़र नहीं आते हैं, इसीलिए लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं और संक्रमण फैल जाता है। तो बस मेरा यही जवाब है कि आप लोग बच्चों को साफ सफाई से रखें और उनको संक्रमण उनमें खुद में होने से और दूसरों में भी संक्रमण को फैलाने से बचाए रखें। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल, क्या मैं अपने बच्चे का रूटीन वैक्सीनेशन करवा सकती हूँ? एक माँ का सवाल हमारे पास आया है, आप लोगों का भी हो सकता है कि रूटीन वैक्सीनेशन मेरा बच्चे का ड्यू है, मेरा बच्चा 1 महीने का हो गया है, मेरा बच्चा 1.5 महीने का हो गया है, मेरा बच्चा 2.5 महीने का हो गया है, 3.5 महीने का हो गया है, या 9 महीने का हो गया है, या 12 महीने का हो गया है। तो उसके रूटीन वैक्सीन जो ड्यू है, तो क्या मैं उसको करवा सकते हैं? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल आपके बच्चे का कोई भी रूटीन वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को कोई इसके लिए दूसरे अन्य कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है तो वैक्सीनेशन करवाना बिल्कुल सुरक्षित है और आप सभी रूटीन वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। और इसी के साथ एक सवाल ये भी आया है कि अभी तक क्या कोरोना का कोई वैक्सीन बना है? तो नहीं, अभी तक कोरोना का कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ना केवल विदेशों में बल्कि भारत में भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, इसके ट्रायल्स चालू हो चुके हैं और बहुत ही जल्द वैक्सीन बाज़ार में आने की संभावना है। लेकिन अभी तक फ्लू के लिए बाज़ार में वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप चाहें तो अपने बच्चे को फ्लू का वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी सवाल आया है कि लॉकडाउन के चलते हमारे बच्चे को समय पर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी वैक्सीन आपके छूट गए हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, बच्चे का वैक्सीन कार्ड दिखाइए और आपके सभी वैक्सीनेशंस को
अब आप पूरा करवा सकते हैं। अब जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के सवाल आए हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, अभिभावक बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, स्कूल वाले पैनिक हो रहे हैं, स्कूलों में बहुत दिक्कत है। तो इसी के कारण, लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सवाल है, लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू कर दिया है, तो इससे क्या मेरे बच्चों को नुकसान होगा? ये सवाल बड़ा ही दोहरावासी है और निश्चित रूप से ये एक बड़ी परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है कि कब तक बच्चा ऑनलाइन स्क्रीन पर पढ़ाई करेगा। और यह निश्चित है कि एक ज़रूरत से ज़्यादा समय स्क्रीन बच्चे के शारीरिक और मानसिक परेशानी का सबब बन सकती है, जैसे आँखों में जलन, सर दर्द, मानसिक परेशानी, चिड़चिड़ापन आदि। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 45 मिनट से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम हानिकारक हो सकता है। और इसके लिए मैं सभी अभिभावकों से और स्कूल प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का अध्ययन ज़रूर करवाएं, उनकी स्टडी को कंटिन्यू रखें, लेकिन इसके लिए कोई अल्टरनेट ढूंढ के रखें ताकि उनको ये स्क्रीन से होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड एक और सवाल आया है कि लॉकडाउन के चलते आजकल बच्चे दिन भर घर में रहते हैं, माँ बाप भी घर में रहते हैं और उसके कारण बच्चों में मोबाइल देखने की लत बढ़ती जा रही है, तो क्या करें? बड़ा अजीब सवाल है। अब आजकल टीनेज नहीं, इसे स्क्रीन एज कहिए। जितने भी टीनेज बच्चे स्क्रीन पर दिन भर लगे रहते हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरा है। ना केवल लॉकडाउन बल्कि इससे पहले भी इस तरह की समस्या आज हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके उपाय के लिए मैं जल्द ही आपको एक पूरा वीडियो बनाकर भेजूंगा। लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में आपको कहना चाहूँगा कि पहले माता पिता अपने स्क्रीन का टाइम खुद करें, शुरुआत खुद से करें। डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम एंड मेक एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ। इंक्रीज द social skill of your childs, increase their hobbies like painting, singing, play outdoor games which make your kids physically active। दिन भर फिजिकल एक्टिव रहेंगे, थक जाएंगे, रात को जाके जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, दिन भर की एक्टिविटी रहेगी, तो इसमें बच्चे बिजी रहेंगे और स्क्रीन टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। और इससे अधिक मैं आपको अपने और वीडियो में दिखाऊंगा कि बच्चों को किस तरह से स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकता है। और एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा है कि लॉकडाउन के चलते बच्चे दिन भर घर पर रहते हैं और इसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैं यही है कहना चाहूँगा कि दिन भर घर पे रहने के कारण टीनेज बच्चों में अपने माता पिता के साथ आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। एक ही घर में रहते हुए भी बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि दूरियां बन गई है और इससे बच्चे और पेरेंट्स दोनों में स्ट्रेस का माहौल है। इसके लिए आप ध्यान रखें कि हमेशा बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उनके साथ दोस्ती करें, अपनी कहानी शेयर करें, लेकिन जजमेंटल कभी ना बने। पता करने की कोशिश करें कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या परेशानी है, उसकी मदद करने की कोशिश करें, उसके साथ एक टाइम स्पेंड करें, एक मेमोरेबल टाइम बनाएं जो कि आगे तक उस बच्चे के साथ जुड़ा रहे, आपके और आपके बच्चे के बीच के जुड़ाव को लगातार महसूस कराएं। तो अगला सवाल है, कोरोना बीमारी के माहौल के बीच बच्चों के दिमाग पर इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? दोस्तों, आप देख रहे होंगे चारों तरफ डर का या खौफ का माहौल है। जहाँ कहीं देखो सिर्फ कोरोना की बातें होती रहती हैं। न्यूज़ चैनल खोलो सिर्फ कोरोना, या फिर कोई अखबार देखो सिर्फ कोरोना। घर में कोई बात होती है तो कोरोना को लेकर कि इससे इतने बीमार हो गए, आज इतने केस आ गए, आज इतना कुछ हो गया, आज इतने लोग बच्चे मर गए, आज इतने बड़े मर गए, आज इसको ये हो गया, आज इसको वो हो गया। तो ये डर का माहौल चारों ओर फैला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले बच्चों को एक भरोसा पैदा करें, बच्चों में एक भरोसा पैदा करें। आप अपने बच्चों की चिंता को दूर करें
उन्हें बताएं कि कोरोना वायरस वैसा ही वायरस है जैसा कि एक आम सर्दी जुकाम से होने वाले या डायरिया या उल्टी दस्त से होने वाले हमले हम पर अन्य वायरस करते हैं। और अपने बच्चे के साथ इस मुद्दे पर आप खुलकर बात करें, ईमानदारी से बात करें कि कोरोना वायरस जैसे बड़े मसले पर बात करना है कैसे करनी है, और इस पर निर्भर करता है कि बच्चे की उम्र क्या है। छोटे बच्चे जो कि सामान्यतः 5 से 7 साल के बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि इस मसलों पर कोई भी बातचीत होती रहती है, टीवी पर वो दिन भर देखते हैं, माँ बाप इससे बात करते हैं, तो उनको थोड़ा सा खीज आ जाती है और उनको लगता है कि बस दिन भर यही है, और बच्चों में एक डरावना माहौल पैदा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आश्वासन दीजिए, उनको बताइए, चाहे आपको पता है या नहीं है, लेकिन आपको ये बच्चों को बताना है कि बच्चे आप लोग ठीक रहोगे, सब ठीक रहेगा। कुछ लोग इस बीमारी से बीमार जरूर होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी से कुछ नहीं होगा। जब बच्चों में इस तरह की भावनाएं जाने लगेगी, तब जाकर बच्चों का व्यवहार थोड़ा ठीक होगा, और आपके भी कुछ व्यवहारिक कदम इसके लिए उठाए जा सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे को संक्रमण होगा या नहीं यह तो आपको नहीं पता, लेकिन यह ज़रूर है कि आप आशावादी रहें, बेवजह की फिक्र ना करें, परेशान ना हो, और बच्चों को सिर्फ भरोसा देने से ही काम नहीं चल जाएगा। आप उनको सशक्त भी बनाएं। सशक्त बनाने का मेरा मतलब ये है कि आप उनको बताना होगा कि आपको किस तरह के कदम उठाएं ताकि वो संक्रमित होने के खतरों को टाल सकें, और उन्हें यह भी एहसास हो कि यह बीमारी हमारे हाथ में है और ऐसा नहीं है कि हम इससे लड़ नहीं सकते हैं। तो हम पूर्णतः इससे लड़ सकते हैं। उनको ताकतवर बनाएं, सशक्त बनाएं, और उन्हें डर का माहौल पैदा होने से बचाएं। और इसके बारे में बच्चों से ज़रूर बात करें। हर परिवार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इस महामारी की गंभीरता से लेकिन ज़रूर बताएं, और उन्हें बताएं कि यह कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कोरोना के लक्षणों को उनको बताएं, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से बच्चों में होता है, किस तरह से बड़ों में होता है, किस तरह से फैलता है, ताकि कोरोना की चपेट में आने पर बच्चा खुद ही उसकी पहचान कर ले और समय आने पर आपको बता सके, समय पर इसका उपचार हो सके, समय पर इसका इलाज हो सके। तो अगला सवाल है, बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए रखने के लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा शब्द उभर के आया है, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप सोशली लोगों से जुड़े रहिए, लेकिन फिजिकली लोगों से डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, जिससे कि आप और आपके आसपास के इलाके में कोई संक्रमण नहीं हो। और अगर इस तरह से आपके आसपास के इलाके में संक्रमण नहीं होता है तो यह संक्रमण आपको नहीं होगा, और आपको नहीं होगा तो आपके बच्चे को भी नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ को हाथ से छूते हैं, कहीं पर आप बाहर से आए हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने हाथों को धोएं, साफ करें साबुन से। 15 से 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को धोएं और अपने चेहरे पर बार बार हाथों को ना लगाएं। यदि आपको खांसी आ रही है तो इस तरह से नहीं खांसें। इससे क्या होगा कि आपके हाथों पर ये जर्म आ जाएंगे, और आप जैसे ही चेहरे को छुएंगे या फिर कहीं और हाथ लगाएंगे, ये संक्रमण चारों तरफ लग जाएगा। तो जैसे आपको खांसी आती है, आप कोहनी को इस तरह से मोड़िए और अपनी कोहनी पर इस तरह से खांसिए, जिससे कि यहाँ पर ये वायरस का इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर चूंकि हाथ नहीं लगता है तो ये संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सवाल और जवाब। आपके भी कोई सवाल या जवाब हो सकते हैं, तो इसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7976406843। आप जब मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझसे कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को इसको शेयर करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।